नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और आज के इस खास कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विकास की। और उत्तर प्रदेश के विकास की जो ये गाड़ी दौड़ी है वो तब ज्यादा दौड़ी है जब उत्तर प्रदेश की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। तो योगी आदित्यनाथ के पास जब कमान आई तो उसके बाद डेवलपमेंट की एक अलग तस्वीर उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं। लेकिन वो कौन सी तस्वीरें हैं, क्या कहां पर जो है विकास हुआ है, ये तमाम चीजें हमारे जहन में आती है। क्योंकि अब जब चुनाव सर पर है तो ये जाहिर सी बात है कि जब चुनाव देने के लिए वोटर्स बूथ पर जाते हैं तो उनके दिमाग में तमाम मुद्दे होते हैं और जिस लेवल का चुनाव होता है उस लेवल की ही परेशानियां होती हैं। अब पहले 2026 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में पंचायत को लेकर के पंचायत चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं। लेकिन ऐसे कौन से फैसले हैं जिनका असर इन चुनावों पर पड़ेगा, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विश्लेषक जुड़ रहे हैं सुमित पीर जी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम, राधे राधे। और आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। जी 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 सुमित जी, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर विकास की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि विकास जब हम बात करते हैं तो हर स्तर पर होता है। उत्तर प्रदेश में इस साल 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं जिसमें समय बहुत कम बचा है। बूथ लेवल पर जब जाते हैं लोग वोट करने के लिए तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो किस तरह के विकास की जो तस्वीर अगर हम देखें तो वो किस तरह की तस्वीर है, क्या सोचकर वोटर जाएगा? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में विकास की बात करते हैं पूजा जी, तो सबसे अच्छी बात है उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में विकास को ढूंढना नहीं पड़ता, विकास दिख जाता है। विकास आपके घर पे है, आपके मोहल्ले में, आपकी सड़क पे, आपके रेलवे स्टेशन पे है, आपके बस स्टेशन पे, हर जगह विकास दिखता है। अगर मैं सड़कों की बात करूं, अगर नेशनल हाईवेज की बात करूं, अभी सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज अगर कहीं भारत में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। ये रिकॉर्ड है। अगर मैं आज कहूं, आज 27,000 गांवों में पीने का पानी मिला है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतरीन हो गई है और जहां एक बार माफिया और गुंडई का राज होता था, आज वहां शासन और प्रशासन का राज चलता है। अगर आप इसका कीर्तिमान देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आने वाला इन्वेस्टमेंट, मतलब ये 46 लाख करोड़ है, मतलब 46 लाख करोड़ यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, $510 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। उत्तर प्रदेश के अगर जीडीपी की बात करें, क्योंकि देखिए योगी के राज्य में मुद्दे नहीं बोले जाते, आंकड़ों को गिनाने का काम है। आंकड़े यहां हैं जो कोई भी देख सकता है। अखिलेश भैया का राज था, यूपी का जीडीपी 200 बिलियन के आसपास लटक रहा था। आज मात्र 7-8 सालों में 325 बिलियन डॉलर पार कर गया। यूपी भारत का तीसरा बड़ा राज्य बन गया है जीडीपी में और छठा नया बड़ा राज्य बन गया है जीएसटी कलेक्शन में। और जो अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यूपी में अभी करीब आपके 7 से 8 बड़े डाटा सेंटर पार्क्स ऑपरेशनल हैं। यूपी में पावर की परिस्थिति अच्छी है, प्रशासन की परिस्थिति अच्छी है। यूपी में जो निवेश आया, 550 बिलियन के आसपास जो निवेश आया, उससे 1.5 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये है यूपी में डेवलपमेंट के आंकड़े। जिस यूपी को एक बीमारू राज्य कहा जाता था। और ये जो वंशवादी हैं, ये जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, इन्हें ये चीज पसंद नहीं आती। अभी देखिए, अभी कल परसों की बात है, योगी जी गोरखपुर में थे, वहां उन्होंने कहा भाई ये जो यूपी का काया पलट हो गया, ये यूपी बीमारू राज्य से एक नंबर 3 राज्य भारत में बनकर बहुत जल्दी यूपी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। ये जो वंशवादी लोग हैं, ये जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, ये जो जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्हें ये पसंद नहीं है। अब गोरखपुर की बात करें, छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, 250 करोड़ के प्रोजेक्ट योगी जी ने परसों इनॉग्रेट किए। अब देखिए, वो रेलवे ओवरब्रिज की बात करें, फ्लाईओवर की बात करें, 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट, दिन में 250 करोड़। उस गोरखपुर में आज फर्टिलाइजर का कारखाना है। उस गोरखपुर में आपके एम्स है, जहां पहले क्या था, माफिया, मच्छर और एंसेफेलाइट्स। ये देखिए कैसे यूपी की एक दिशा और दशा बदल गई है, कैसे योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विजन में चीजें आगे बढ़ गई। अगर हम डिजिटल यूपी की बात करें पूजा जी, पहले यूपी में कहते थे यार यहाँ बिजली नहीं है, डाटा सेंटर वाटा सेंटर तो दूर की बात है। यूपी में 2021 में डाटा सेंटर प्रोजेक्ट लाए गए, 2 डाटा सेंटरों का प्रोजेक्ट लिया गया 3 साल के लिए, 1 साल में ही पूरे किए। फिर लाए 8 डाटा सेंटर वाला प्रोजेक्ट और उनमें से 7 अभी चालू हो गए हैं। हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएसटी कलेक्शन, ऑटोमेशन की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, आज यूपी में इन्वेस्टमेंट आने की दर का मतलब तांता लग गया है। और जिस यूपी का जीडीपी $325 बिलियन है। जी सुमित जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर
डिजिटल क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि डिजिटली उत्तर प्रदेश में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जहां पर आप कह रहे हैं कभी बिजली नहीं होती थी, अब बिजली आई है। लेकिन एक बात और भी है कि दावोस में भी जो है टीम योगी गई थी और इसी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया। थोड़ा उसके बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, दावोस में जो टीम योगी गई थी, और दावोस में हमारा बड़ा अच्छा था कि महाराष्ट्र गया था, हमारे काफी सारे राज्य गए थे, हमारा आंध्रा गया था। और दावोस में हमने एक देखा, एक पॉजिटिव कंपटीशन, जो ये कहते हैं ना, पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा, जहां हर राज्य दूसरे राज्य से कंपीट कर रहा था और हर राज्य का जो उद्देश्य था कि कितनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम यूपी में ला सकते हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम अपने राज्य में ला सकते हैं। पर ओवरऑल अगर ओवरऑल देखेंगे पूजा जी, चाहे पंजाब में इन्वेस्टमेंट आए, महाराष्ट्र में आए, यूपी में आए, आंध्रा में आ, तो भारत में रही है। यूपी ने भी काफी बड़े बड़े एमओयू वहां साइन किए। जो मैं आपको 45 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं, जो योगी जी ने कल कंप्लीट ब्यौरा दिया, जिसपे करीब 1.5 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, उसमें दावोस में जो हमारा एमओयू साइन हुआ वो अभी शामिल है। अभी जैसे आप एग्जाम्पल और दीजिए, अभी यूपी टैक्स का कल परसों फेयर खत्म हुआ, तो उसमें यूपी गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाली। यूपी गवर्नमेंट कहती है कि आप इंडस्ट्री के पास जाओ, बोलो भाई आपको क्या काम सीखना है। इंडस्ट्री कहती है जी मुझे इस स्किल के लोग चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमारे पास लोग नहीं है। यूपी गवर्नमेंट कहती है कि आप जाके जी उनकी ट्रेनिंग कराओ। अगर आपने 1000 लोगों की ट्रेनिंग कराई और 800 लोगों को काम मिला, या काम पे आपने नहीं लगाया, कहीं और भी काम मिल गया, हम आपको उस ट्रेनिंग का 100% पैसा सरकार देने को तैयार है। तो युवा को कहा जा रहा, भाई देख तेरे को क्या स्किल चाहिए, इंडस्ट्री बताओ, तुम सिखाओ। अगर 80% लोगों की नौकरी लग गई, उस स्किल्स का आने का पूरा खर्चा आपको योगी सरकार 100% स्टूडेंट्स का वापस करेगी। ये स्कीम अभी भारत में किसी राज्य में नहीं है, जहां युवा के पास यह आजादी, आप जाके कोर्स चूज करो, इंडस्ट्री के पास आजादी है, मैं उसको सिखाऊं और उसका पैसा मुझे सरकार देगी और आने वाले टाइम में वो मेरे लिए काम करेगा, बट सिखाने का पैसा भी सरकार दे रही है। अभी जैसे आप बात करें झांसी की, एक एग्जांपल देता हूं आपको, महिला शक्ति सशक्तिकरण की बात करें। अभी 77 महिलाओं का पहली बार झांसी पुलिस लाइन में मार्च हुआ। पहली बार जो महिला सशक्तिकरण है, महिला पुलिस है, जो एक महिलाओं का आदर सम्मान हुआ। तो महिलाओं का ये जो सशक्तिकरण, जो एक सुरक्षा की भावना हमें योगी राज्य में मिलती है, ये हमें अखिलेश के राज्य में या कहीं किसी भी और शासन प्रशासन में नहीं मिल रही। ये काया पलट वाली राजनीति है योगी जी की, इसमें मैं आपका फोकस ले जाना चाहता हूं। जी, जाहिर सी बात है, जिस डिजिटलीकरण की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुमित जी, वो डिजिटलीकरण जो है युवाओं को सपोर्ट भी कर रहा है, उनको भी हेल्प कर रहा है, उनको नौकरियां पाने में आसानी कर रहा है। दावोस के जिस एमओयू की हम बात कर रहे हैं, वो जो है वो एक बड़ा डेटा सेंटर होगा, जो कि 1 गीगावाट का होगा। अत्याधुनिक डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बनेगा। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का हब भी बनेगा, जो 2028 तक शुरू होगा। इस बीच सुमित जी, खबर यह भी है कि अभी जो हम जिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसमें एक खबर यह भी है कि 30 जनवरी तक, 30 जनवरी आने में सिर्फ और सिर्फ बीच में एक दिन है। आज 28 है, कल 29 है और परसों 30 तारीख है। इस 30 तारीख तक सभी जिलों में योगी सरकार आईटी उपकरण खरीदेगी और वहां पर हर जिले के अंदर लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ताकि जो युवा, जिस युवा की आप बात कर रहे हैं, जिनको सपोर्ट करने की बात कही जा रही है, वो युवा सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने जिले में रहकर कर सकता है। उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए तैयारी करने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह की चीजें हैं। अब ये चीजें जो है, इसमें आप समझिए किस तरीके से हेल्प मिलेगी। जो हम बात कर रहे हैं सुमित जी कि यहां पर ये डिजिटलीकरण हो रहा है और डिजिटलीकरण एक पॉजिटिव वे में हो रहा है, ये अपने आप में बात है। लेकिन हर जगह हम ये देखते हैं कि ये तमाम चीजें जो होती हैं, इनको होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये एक मैसेज जो देती है, वो मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज बिल्कुल सीधा है, मैसेज बिल्कुल सादा है। एक टाइम आप देखिए, कोविड से पहले का दृश्य देखिए, लाखों लोग यूपी से बाहर जाते थे नौकरी करने के लिए, महाराष्ट्र इत्यादि। कोविड आया, परिस्थितियां बदली, तब योगी जी ने एक चीज कही, बोली अब यूपी वालों को यूपी में काम मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब से अगर आप रोजगार में देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने कारखाने लगे। और शायद सुमित जी यही वजह है कि एसआईआर के अंदर जो नाम कटे हैं या जुड़े हैं, वो इसी वजह से है कि लोग अपने अपने घरों की तरफ, अपने रूट्स की तरफ वापस लौटे हैं। बिल्कुल, अब यूपी से इतना माइग्रेशन जो 5 साल पहले होता था, कोविड से पहले और बाद के आंकड़े देखिए, कम से कम 70% गिरावट आई है। जैसे हम बात कर रहे थे पूजा जी, अब जेवर एयरपोर्ट की बात करें, 1 लाख जेवर एयरपोर्ट डायरेक्ट 1 लाख नौकरियां तो डायरेक्ट लोगों को दे रहा है, और इनडायरेक्ट नौकरियां, इनके रोजगार के अवसरों की बात करूं तो करीब करीब 10 लाख लोगों को काम मिलेगा।
एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन एयरपोर्ट बनने वाला है। उसमें राफेल का एमआरओ आ रहा है, जहां राफेल का सारा काम मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर ओवरऑल होगा, वो फैसिलिटी आ रही है। अब जैसे आपने डिजिटीकरण की बात करी, देखिए जब हम डिजिटाइज करते हैं चीजों को, जो यूपी एक कीर्तिमान बन गया है पूरे भारत में, उससे क्या होता है, जैसे मुझे दिल्ली पुलिस की एंट्रेंस की तैयारी करनी, कांस्टेबल का पेपर होता है, बैंकिंग के पेपर होते हैं, टीचर के पेपर होते हैं, कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। हम केवल यूपीएससी की बात ना करें, हर तरह के कॉम्पिटिटिव, आर्मी के, सीआरपीएफ के, पुलिस के, कई तरह के होते हैं। पहले क्या होता था, लोगों को अपना शहर छोड़ छोड़ के दिल्ली आ जाते थे, राजस्थान जाते थे, यहाँ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चलते हैं, काफी लोग इन्हें कोचिंग माफिया भी कहते हैं, पर वो हमारा विषय नहीं है। हर बंदे के बस की नहीं था कि वो अफोर्ड कर सके। और जो हमारी बच्चियां थी फिर कहाँ रहेंगी, भाई पीजी कितना सेफ है, कौन देखेगा, क्या देखेगा, काफी काफी सारे सामाजिक एक नियम थे, एक सामाजिक बंदिशें थी। अब अगर उस सबको खत्म किया गया, अगर आपके घर में बिजली नहीं है, आपके घर में कंप्यूटर खरीदने का पैसा नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी जहां आप जाके ऑनलाइन जो जिस चीज को आप दिल्ली में रह के 40-50 हजार रुपए महीना खर्च करके जो विद्या प्राप्त करोगे, वो ऑनलाइन से आपको 3,000 2,000 में मिलेगी। आप सोचिए कितनी माताएं बहनें हमारी, कितनी बहनें, कितनी बेटियां, कितने हमारे भाई, कितने लोगों को अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का अवसर मिलेगा, आईआईटी जेई की तैयारी करने का, सीपीएमटी डीपीएमटी की तैयारी करने का अवसर मिलेगा। दुनिया भर के जो सरकारी नौकरियां निकलती है, और उसके अलावा इन लाइब्रेरियों से आप स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको लैंग्वेज सीखनी है, आपको कोई काम सीखना है, 2-2 3-3 हजार रुपए में आज काफी ऑनलाइन कोर्स आते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी आते हैं, जिनमें आप एनरोल कर सकते हो और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप किसी भी छोटे बड़े शहर या अपने शहर में जाएंगे तो आपको एक नौकरी मिल सकती है, आपको एक रोजगार का अवसर मिल सकता है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या चाहे वो नौकरी करें। अब वो दिल्ली, कोटा, राजस्थान, बंबई, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं, आपके ही घर में, आपके ही शहर में वो सुविधा योगी आदित्यनाथ जी आपके पास ला रहे। इसीलिए ये जो मैं आपको डाटा सेंटर के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था, करीब 9 का शुरुआत हुई थी दावोस से पहले वाले की, उसमें से करीब करीब 8 बिल्कुल सुचारू हो चुके हैं, और एक बहुत जल्दी क्रियान्वित होने वाला है, इनके रेडी होने वाला है, अप एंड रनिंग होने वाला है। जी 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 जी। और जिस हम उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के फैसलों की बात कर रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट जो है पंचायत चुनाव में हो सकता है, विधानसभा चुनाव में हो सकता है, उनमें से एक मॉडल जो है वो है बुलडोजर मॉडल। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर मॉडल किसी व्यक्ति विशेष या किसी संप्रदाय विशेष या किसी के खिलाफ नहीं है। बुलडोजर चलता है अन्याय के खिलाफ, बुलडोजर चलता है दबंगी के खिलाफ, बुलडोजर चलता है किसी को अगर ये अपने बाप की जागीर लगे, किसी को वो लगे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, जमीन पे कब्जा करेंगे, काफी ऐसी प्रवृत्ति वाले काफी लोग हैं यहाँ पे। बुलडोजर उनके खिलाफ चलता, बुलडोजर चलता अतिक्रमण के खिलाफ, बुलडोजर चलता जमीन माफिया के खिलाफ, बुलडोजर चलता गुंडई के खिलाफ। किस शरीफ आदमी का, किस ईमानदार आदमी के घर पे आज तक बुलडोजर चला? अगर आपका नाम गुड्डू मुस्लिम है तो बुलडोजर चलेगा, अगर आपका नाम अतीक अहमद है तो बुलडोजर चलेगा, अगर आपका नाम विकास दुबे है तब भी बुलडोजर चलेगा। अगर आप सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके लैंड माफिया चलाओगे, गुंडई करोगे, दबंगी करोगे, तो आपके घर पे बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर एक शासन प्रशासन का एक टूल है, मैं उसमें कोई कुरीति नहीं मानता, बड़ी अच्छी चीज है। यह शासन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की का एक बहुत ही इफेक्टिव मशीन आप इसे कह सकते हैं। हाँ, अपराधियों को, गुंडों को, बदमाशों को और दबंगों को, और जिन्हें कुछ राजनीतिक संरक्षण मिले थे पीछे, कुछ समय से उन्हें लगता था हम यूपी के बादशाह, उनके लिए बिल्कुल यमराज स्वरूप दिखता है। बाकी आप और हमारे जैसे लोगों के लिए तो भाई जय जयकार हो, हमें क्या आपत्ति, बुलडोजर चला था चले, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, ना हम कोई ऐसा काम करते, ना आपने मैंने जमीनों पे कब्जा करना, हमें क्या फर्क पड़ता, अच्छी बात है।